हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 13, जिसमें कि 951 से लेकर 1000 तक के हम अपने ईडीएम को कंप्लीट करेंगे। 50 ईडीएम होंगे। B1 सीरीज़ कर रहे हैं, AI इमेज यूज़ कर रहे हैं, हिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन दोनों तरीक़ों से आराम से सभी के सभी ईडीएम को टैकल कर सकते हैं। देख ही रहे होंगे ये सभी सीरीज़ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में हाउ टू लर्न वोकैब विद द स्कॉलर करके एक वीडियो मिलेगी, वो ज़रूर देख लें। तो उससे चीज़ों की क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक लग चुकी होगी कि क्या हम कैसे आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है। B1 सीरीज़ ऑलरेडी हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। 1000 वर्ड तो हो ही गए। इससे अलग पीडीएफ्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेज देना तो आपके पास डिटेल पहुंच जाएगी। बाकी इससे अलग इन जो ईडीएम की जो स्लाइड है, इनकी जो पीपीटी प्रिंटेबल होगी ना, उसका मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि वो ईडीएम की जो पूरी की पूरी एक जो स्लाइड होगी, मतलब एक पेज पर कई सारे ईडीएम आ जाएंगे, उसमें फिर हिस्ट्री, इमेजेस, सब चीज़ होगी। वो मतलब तहलका मचा देगी वाकई में ही। जो देखेगा उसे, जो पढ़ेगा, मैं नहीं मानता कि उससे अलग और कुछ बचती है चीज़। एक बार ही पढ़ने में आपको सारे के सारे ईडीएम याद हो जाने हैं और वो चीज़ मतलब अच्छी भी लगेगी। आप उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो उस पर भी काम चल ही रहा है। मतलब जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप मतलब किसी को अगर दिखाए भी ना कि जहाँ से अपना कर रहा है भैया ईडीएम कर ले और एक बार इसको देख ले, तो मेरे हिसाब से वो, मैं नहीं मानता शायद यहाँ से इस चैनल से हट पाएगा, कहीं अलग जा पाएगा। मतलब वो चीज़ पागल कर देने वाली है एकदम, अगर ईडीएम के कंटेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो, है ना। बाकी पीडीएफ हमने पहले भी दी है। सबकी सब एक यूनिक अपना अपना एक उनका वेटेज है। तो ये पर्सनली इसका वेट मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपको मिलेगी आप बताना कैसी लगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा आज का ईडीएम है लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब कोई भी जो स्टोन है, कोई भी पत्थर है, उसको अनटर्न ना छोड़ना। अनटर्न का मतलब है आप उसको हिला डुला रहे हैं, उसको मतलब घुमा रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका मीनिंग, क्या कंटेक्स्ट है। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। खून पसीना एक कर देना, हर मुमकिन प्रयास करना। देखो, एक ग्रीक भविष्यवक्ता, ओरेकल होता है जो भविष्यवाणी हो जाती है या जो कोई भविष्यवाणी बताता है, ने एक व्यक्ति को सलाह दी कि यदि वह अपना खोया हुआ खजाना पाना चाहता है तो उसे नो स्टोन अनटर्न छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कि उसको हर एक पत्थर है उसके नीचे देखना चाहिए, उसको अनटर्न कर दो, है ना। मतलब कि उसको टर्न कर दो, यानी कि उसको अनटर्न नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। यह सलाह यह दर्शाती थी कि उसे पूरी मेहनत करनी होगी और हर संभावित जगह की जांच करनी होगी। मतलब कि कोई भी इनमें पत्थर जो है, कोई भी स्टोन जो है, वो अनटर्न इसको नहीं छोड़ना है, सभी को टर्न करना है, ठीक है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी हर एक मतलब मुमकिन जो प्रयास है उन सभी को परफॉर्म करना, अपने काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मतलब आपके जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है लीव्स यू इन द लर्च। मीनिंग हो जाएगा लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़। कठिन समय में छोड़ देना किसी को, बीच मझधार में छोड़ देना। अब देखो, जो ये लर्च शब्द है ना, ये फ्रेंच से आया है, जो एक गेम होता था, बोर्ड गेम होता था, जिसमें हारने वाले खिलाड़ी को बुरी तरह से मात दी जाती थी और वह जो हारे हुए हाल में उसको छोड़ दिया जाता था। यह खेल हारने वाले को कंप्लीट डिसएडवांटेज में छोड़ देता था। यहीं से यह भाव आया कि किसी को इन द लर्च छोड़ने का मतलब है किसी को बिना मदद के मुसीबत में डाल देना। देखो, लर्च ये गेम आप कुछ जैसे पहले के समय में भी ये चीज़ें खेली जाती थी, मतलब एक तरह का जुआ। तो लर्च ये आप उस गेम से रिलेट कर सकते हैं। और लेफ्ट इन द लर्च मतलब ये जीत चुका है, ये हार चुका है, ये डिसएडवांटेज में है, ये हार चुका है, तो इसको लर्च में छोड़ देना, कठिन परिस्थिति में छोड़ देना, बीच मझधार में इसको छोड़ दिया है इसने, है ना, ये जीत चुका है। तो लीव यू इन द लर्च। लर्च आपको ध्यान रखना है, कोई गेम था जुए का, उसमें मतलब कोई जो हारने वाला है उसको छोड़ देना इसी तरह से, है ना। तो उसको मतलब कठिन परिस्थिति में आपने छोड़ दिया है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड, टू बी इग्नोर्ड, नज़रअंदाज करना। देखो, जैसे इमेज है सीधा सीधा वही इसका कंटेक्स्ट बन रहा है। इसका आधार कोल्ड से या ठंड से है। जब किसी व्यक्ति को ठंडे मौसम में बाहर छोड़ दिया जाता है तो वह असहज और असुरक्षित महसूस करता है।
यह शारीरिक असुविधा एक मेटाफर बन गई और सामाजिक बहिष्कार के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा, इग्नोर करने के सेंस में इसका यूज़ किया जाने लगा। सभी अंदर पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और इसको बाहर कोल्ड में इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हैपनिंग इन ए लॉट ऑफ प्लेसेस और टू ए लॉट ऑफ पीपल। सब जगह सबके साथ घटित होना बॉक्सिंग से आया है। बॉक्सिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है जब एक फाइटर अपने विरोधी पर हर दिशा से वार करता है, बाएं से कर दिया, दाएं से कर दिया, बीच में भी मार दिया। तो धीरे धीरे इसका प्रयोग सामान्य जीवन में यूज होने लगा जब कोई व्यक्ति या स्थिति हर ओर से प्रभावित होती है, हर ओर से उस पर जैसे देख सकते हैं पंच लग रहे हैं हर ओर से, ठीक है। तो हर दिशा से मतलब कि सभी जगह से सभी के साथ घटित होना, हैपनिंग इन ए लॉट ऑफ प्लेसेस अलग अलग जगह से कोई चीज़ घटित होना, टू ए लॉट ऑफ पीपल बहुत से लोगों के लिए वो चीज़ घटित होना, ठीक है। तो बॉक्सिंग से इस चीज़ को आप रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है लैंड मी योर ईयर, ये आया है जूलियस सीजर से, है ना, शेक्सपियर से। तो इसका मीनिंग हो जाता है टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, मतलब कि मेरी तरफ ध्यान दो, है ना, कान लगाकर सुनना, या फिर टू पे अटेंशन टू मतलब कि ध्यान से सुनना, लोगों को आप कह रहे हैं कि ध्यान से मेरी बात सुनो। शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर से लिया जाता है, ये जो मुहावरा है वहीं से ही बना है। इस नाटक में चरित्र जो मार्क एंटनी था रोमन जनता से कहता है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, मतलब कि मेरी ओर ध्यान से सुनो। यह पंक्ति तब कही जाती है जब मार्क एंटनी जनता से अपील करता है कि वे उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि वे सीजर की मृत्यु के बाद एक महत्वपूर्ण भाषण देने जा रहा होता है। बचपन में आपने सभी ने पढ़ी होगी, हमारे कोर्स में होती थी ये जूलियस सीजर वाली कहानी। उस समय ईयर कान को ध्यान से सुनना, ध्यान लगाकर सुनना, है ना, यह प्रतीक माना जाता था। और उधार देना का लैंड मतलब उधार देना का अर्थ है थोड़े समय के लिए अपने कानों की जो कैपेसिटी है वो मुझे दे दो, मतलब मेरी ओर उसको टारगेट करो, है ना, ताकि जो चीज़ मैं बताऊं वो आप तक पहुंच पाए। तो लैंड मी योर ईयर का मतलब है अपने जो सुनने की क्षमता है वो, कानों के सुनने की क्षमता है वो मुझे दे दो, है ना, मतलब कि ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लैंड समवन ए हैंड, मतलब कि किसी को हाथ देना। हाथ मतलब जैसे हाथ बढ़ाते हैं ना हम हेल्प करने के लिए, तो वो ही है। टू हेल्प और असिस्ट स्पेशली वॉलेंटरी, मतलब कि सहायता करना, है ना, बिना किसी स्वार्थ के। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी को अपना हाथ देना, लेकिन रूपक रूप में यूज़ होता है तो तब यूज़ होता है जब कोई कठिनाई में होता है, हम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। लैंड मी योर हैंड, तो जैसे आदमी है नीचे है तो ये कहेगा लैंड मी योर हैंड, मतलब मेरी सहायता करो। तो इसने मतलब हाथ बढ़ाया और इसकी सहायता कर रही है, तो ये मतलब इसको असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। अब देखो जो ये बाइगोन्स है ना, ये निकला है बी गोन बाय, यहाँ पर भी लिखा है नीचे। बाइगोन जो शब्द है वो बी गोन बाय से निकला है, मतलब कि किसी चीज़ का बीत जाना, गोन बाय किसी चीज़ का हो जाना, चले जाना, यानी कि जो चीज़ बीत चुकी है। तो बाइगोन शब्द पुराने या बीत चुके समय को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। बाइगोन्स का मतलब होता है बी गोन बाय, मतलब कि जो बीत चुका है। मीनिंग हो जाएगा फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस और कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बी रिकॉन्साइल्ड, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया कहते भी हैं, पुरानी बातों को भूल जाना। तो लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स का मतलब होता है पुरानी बातों को भूल जाना, जो बीत चुका है उन सभी को भूल जाना। तो बी गोन बाय से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट डाउन, मतलब कि टू फेल, निराश, फ्रेजल वर्ब है। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है लेटर्न मीनिंग जो होता है वो होता है नीचे गिराना, नीचे छोड़ना। समय के साथ इसका रूपांतरण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में होने लगा, जैसे किसी को भावनात्मक रूप से नीचे गिरा देना या निराश कर देना, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको, आसान है, इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए इसमें। टू फेल मतलब निराश करना, लेट डाउन जैसे इसने इसको निराश कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट ऑफ स्टीम, टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी, मतलब कि एक्सेस एनर्जी जो है अधिक ऊर्जा, उसको काम या फिर खेल से बाहर निकालना। ऑफ मतलब बाहर निकालना, जो एक्सेस एनर्जी है उसको खेल कर या काम करके उसको बाहर निकालना। गुस्सा उतरना, शांत होना, लेट ऑफ स्टीम। देखते हैं किस तरह से इसका मीनिंग ये बना है।
जब भाप से चलने वाली मशीनें स्टीम इंजन आम थे, है ना, हर जगह भाप के इंजन ही चलते थे, जैसे कि रेलगाड़ी, फैक्ट्री की मशीनें। इन मशीनों में अगर बहुत ही ज़्यादा भाप बन जाती थी तो विस्फोट का खतरा हो सकता था, इसलिए उसमें एक सेफ्टी वाल्व होती थी जो ज़रूरत पड़ने पर भाप को छोड़ देती थी। जब मशीन को लगता था कि भाप बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है, फट सकती है, तो सेफ्टी वाल्व उस भाप को बाहर छोड़ देती थी, यानी कि लेट ऑफ स्टीम, मतलब कि उस भाप को बाहर छोड़ देना। इस यांत्रिक प्रक्रिया को रूपक मेटाफर बनाकर इंसानी भावनाओं पर लागू किया गया। जब इंसान गुस्से या तनाव से बढ़ जाए तो उसे भी भाप यानी कि भावनाएं निकालने की ज़रूरत हो जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो जैसे ही जो हमारे स्टीम इंजन होते थे, है ना, वे उस एक्सेस भाप को बाहर निकालते थे, ऐसे ही जब आदमी मतलब उसके अंदर इमोशंस बढ़ जाते हैं, भावनाएं बढ़ जाती हैं, उसको भी बाहर निकालने की ज़रूरत होती है ना, मतलब शांत होना, गुस्से को बाहर निकालना, उतारना उस चीज़ को। तो लेट ऑफ स्टीम आप मेरे हिसाब से इस चीज़ से आसानी से समझ चुके होंगे। जैसे स्टीम जा रहा है, एक्सेस इसने जो वो है स्टीम है वो बाहर निकाल दिया है, ऐसे ही ये आदमी भी खड़ा है, ये भी अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाह रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि डो नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, मतलब कि जो दबे हुए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हैं आपके, उनको मतलब खड़ा ना करना, उनको बाहर निकाल कर ना लाना। टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। टू लीव थिंग मतलब कि चीज़ों को छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ देना ताकि परेशानी से बचा जा सके। इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल, सोते शेर को मत छेड़ो, इसका मीनिंग हो जाता है, इसका मूल विचार यह है, यदि कोई कुत्ता सो रहा होता है तो उसे परेशान करना खतरे से खाली नहीं है। मान लो ये सो रहा है, आप इसको जाकर मतलब इसकी पूंछ पर पैर रख दो, या इसको मतलब इसके हाथ पर पैर रख दो, ये मतलब आपको काट खाएगा। यही सोच इंसानी व्यवहार पर लागू की गई कि अगर कोई पुराना विवाद या कठिन अनुभव शांत हो चुका है तो उसे फिर से नहीं छेड़ना चाहिए, गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, है ना, कहते हैं जैसे। तो ऐसे ही सोते शेर को मत छेड़ो, या फिर सोते हुए कुत्ते को मत छेड़ो, है ना, वो आपको दिक्कत दे देगा। तो ऐसे ही पुरानी चीज़ों को, दबी हुई जो चीज़ें हैं, शांत चीज़ें अब चल रही हैं, उसको दोबारा से मतलब सामने लाकर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी चीज़ें आपको दिक्कत देंगी। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो, है ना, मतलब कि उनको परेशान मत करो। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट समथिंग स्लिप थ्रो वंस फिंगर, मतलब कि टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। पढ़कर ही पता लग रहा है, कोई जो चीज़ है वो स्लिप हो गई है आपके फिंगर से। यह उस कल्पना पर आधारित है जब आप रेत, पानी या कोई बारीक चीज़ अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाती है। इस विचार से इस मुहावरे का जन्म हुआ। जैसे आप रेत उठाने की कोशिश करते हैं ना अपनी हथेली से, अपने हाथ से, तो उनके मतलब जो ये बीच में जगह होती है यहाँ से वो नीचे निकल जाता है। ऐसे ही मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है वो आपके जब हाथों से निकल जाती है तब इस इडियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसकी भी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली बाय मिस्टेक, भेद खोल देना। मिडिल एज से रिलेटेड है। बाज़ारों में व्यापारी जो सुअर का बच्चा होता है ना, पिगलेट कहते हैं, उसको बेचते थे और उसको बेचने के नाम पर लोगों को धोखा देते थे। वे जिस बोरी में उसको डाल कर देते थे उसकी जगह एक बिल्ली रख देते थे। अगर कोई ग्राहक उस बैग को खोल कर देख लेता था तो बिल्ली बैग से बाहर आ जाती थी और धोखाधड़ी जो है दुकान वाले की वो पकड़ी जाती थी। इसलिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो गया गुप्त योजना, रहस्य गलती से मतलब खोल देना। जैसे देख सकते हैं पिगलेट बेचना था, यहाँ पर इसका टैग भी लग रहा है, लेकिन अंदर इन्होंने बिल्ली रख रखी थी और जैसे ये खरीदार है, ये खरीदने आई, इन्होंने बैग को खोल कर देखा तो बिल्ली बाहर निकली। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब उनको सीक्रेट पता लग गया, पिगलेट चाहिए था इनको, कैट निकली है, तो मतलब कि भेद इस चीज़ का खुल चुका है। नेक्स्ट इडियम है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, राम भरोसे छोड़ना, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। लेट समथिंग हैपन मतलब चीज़ों को होने देना, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, बिना परिणाम की परवाह किए, है ना। बॉदरिंग का मतलब हो जाता है परेशान करना, तंग करना, मतलब बिना परेशान हुए, बिना तंग हुए परिणाम की दिमाग में रखकर, मतलब जब परिणाम आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उनको बिना सोचे, बिना उनकी परवाह किए, बिना उनसे परेशान हुए चीज़ों को होने देना। तो लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, राम भरोसे छोड़ना, जो होगा देखा जाएगा, जो परिणाम की परवाह आपको नहीं है। इसका संबंध लकड़ी काटने से है, वुड कटिंग से है। जब कोई लकड़ी काटता है तो लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये इनको चिप्स बोलते हैं, ठीक है, चिप्स गिरते हैं। उस समय एक कहावत प्रचलित हुई,
टुकड़े जहाँ गिरे उनको गिरने दो। इसका आशय था तुम अपना काम करो, बाकी की चिंता मत करो, जो परिणाम होगा उसको छोड़ो, लकड़ी काटते रहो। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब जहाँ में गिर रहे हैं उनको गिरने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, परिणाम देखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट टू रिमेन आइडियल हो जाएगा, मतलब कि निष्क्रिय रहना। यह आया कहाँ से है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत समय तक एक ही स्थान पर इनएक्टिव खड़ा रहे या बैठा रहे तो उसके पैरों के नीचे घास उग जाती है और यह निष्क्रियता और सुस्ती का प्रतीक बन गया। ठीक है। बहुत देर हो गई है बैठे हुए, कई घंटे हो गए हैं, तो ये मानो, ये मतलब मेटाफर रूप में ही ये बना, मानो ऐसा लगता है कि उसके पैरों के नीचे घास उग गई है ना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मतलब कि रिमेन आइडियल, मतलब कि निष्क्रिय वो चीज़ हो चुकी है, बहुत टाइम से वो बिना मोशन के हैं। नेक्स्ट इडियम है लेट योर हेयर डाउन, मतलब हो जाता है बिहेव फ्रीली एंड अनइनहेबिटेडली, टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स, आराम से निश्चिंत रहना। ठीक है। बिहेव फ्रीली मतलब फ्रीली फील करना, ये हो जाता है क्या, अनइनहेबिटेडली। तो जो इनहेबिट होता है मतलब हो जाता है, जो ये है ना इनहेबिट, इसका मतलब हो जाता है रोकना। ट्रिक में ही बता रखा है, मतलब इनकी हैबिट अब बाधा बन गई, अब इनकी जो हैबिट है वो उन्होंने रोक ली है। तो देख सकते हैं आप, आराम से निश्चिंत रहना, इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा अनइनहेबिटेड का मतलब हो जाएगा बेहिचक। ठीक है। मतलब कोई आपको चीज़ आपको कोई बाधा नहीं पहुंच रही है तो आप बेहिचक उस चीज़ को करेंगे। यह मुहावरा 17वीं जो शताब्दी है उसके इंग्लैंड से आया है। इसकी जड़ें फैशन और सामाजिक शिष्टाचार में हैं। उस दौर में महिलाएं अपने बालों को आमतौर पर जूड़ा बनाकर रखती थी, चोटी में बांधकर रखती थी, खासकर सार्वजनिक और औपचारिक अवसरों पर। लेकिन वे जब घर में आती थी या पूरी तरह से निजी माहौल, प्राइवेट हैं, अपने अपने लोग हैं आसपास के ही, मतलब जो आपस में ही लोग रह रहे हैं, अपने जो घर में रहते हैं, तब वे अपने बाल खोल देती थी। लेट देयर हेयर डाउन मतलब जब वे घर में रहती थी तो वो अपने बालों को खोल देती थी। यह उस समय आराम और निस्ता का प्रतीक माना जाता था। निस्ता क्या हो गया, प्राइवेसी का, आराम मतलब रिलैक्स का। धीरे धीरे यह शारीरिक क्रिया एक मुहावरे के रूप में बदल गई, जिसका मतलब बन गया औपचारिकता छोड़ना और बेफिक्र होकर जीना, जैसे आप अपने घर में जीते हैं, आराम से निश्चिंत रहकर जीते हैं, है ना। फीमेल्स लोग अपने बाल खोल सकती हैं वहाँ पर उनको कोई देख नहीं रहा है ना, घर के ही लोग हैं आपस में। तो लेट योर हेयर डाउन का मतलब हो जाएगा खुलकर रहना, फ्री रहना, निश्चिंत रहना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ ए फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, ए फेयर कंपटीशन वेयर नो साइड हैज़ एन एडवांटेज, एक समान अवसर होना। खेल की दुनिया से जुड़ा है फुटबॉल और रग्बी जैसे खेलों से, क्योंकि इनका जो मैदान होते हैं ना, बहुत बड़े मैदान होते हैं। खेलों में अगर मैदान समतल नहीं होता था तो एक टीम को ऊंचाई या ढलान की वजह से फ़ायदा हो सकता था। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हुआ एक ऐसा मंच जहां सभी टीमें प्रतियोगी एक समान शर्तों पर खेलें। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है आपका जो ग्राउंड है, ये जो फुटबॉल का, रग्बी गेम्स का जो ग्राउंड है, बिल्कुल एक समान लेवल पर है। देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने एक ये मतलब इक्विपमेंट भी होता है जिससे मतलब लेवल नापा जाता है। आपने जब काम लगा होगा आपके यहाँ घर में, ये चीज़ आपने देखी होगी। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ऊंचाई पर है। अगर यहाँ से जाकर कोई गोल करे या कुछ अपना मतलब परफॉर्म करता है तो वो कहीं ना कहीं एज में होगा, लीड में होगा, क्योंकि ऊपर खड़ा है वो, है ना। इसलिए कहा गया लेवल प्लेइंग फील्ड करो पूरा, मतलब ये जो ग्राउंड है इसको सेम लेवल पर करो, तभी हम इक्वालिटी बनेगी, तभी मतलब एक समान सभी पर अवसर होगा, इक्वल कंपटीशन होगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ईडियम हो चुका होगा इमेज से भी और हिस्ट्री से भी। नेक्स्ट ईडियम है लाई इन द बेड वन हैज़ मेड, मतलब फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन एक्ट, अपने कर्मों का फल भुगतना। लाई इन द बेड मतलब लेटना उस बेड पर, वन हैज़ मेड जो उसने बनाया है ना। सैकड़ों साल पुराना मुहावरा है, सबसे पहले फ्रांस में इस्तेमाल हुआ था। वहाँ कहा जाता था जैसा बिस्तर बनाया है वैसा ही उस पर लेटना होगा। बाद में यह कहावत अंग्रेजी भाषा में आ गई, लोकप्रिय हो गई। इसका मतलब हो गया अगर तुमने कोई गलती की है या कोई फैसला लिया है तो अब उसके नतीजे को भी भुगतना पड़ेगा। जैसे कहते भी हैं जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सभी हम हिंदी में भी कहते हैं। देखते हैं इमेज, जैसे ये इसने कोई बेड बनाया है ना, किसी के लिए बनाया होगा। कील इसने यूज़ कर रखी है यहाँ पर, है ना। अब इसको इसी पर सोना है तो अपने कर्मों का इसको फल भुगतना पड़ेगा, इसको यहीं सोना पड़ेगा। ठीक है।
तो लाई इन द बेड वन हैज़ मेड, मतलब कि जो इसने कर्म किए हैं अच्छे हों बुरे हों वो अब इसको भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट इडियम है लाई लो, मतलब ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, छिप कर रहना। लाई का मतलब हो जाता है लेटना, लो का मतलब हो जाता है नीचे या फिर नीचे लेटना, छिप जाना इसका कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। पुराने समय में जब लोग किसी खतरे से बचना चाहते थे, जैसे कि युद्ध या फिर पुलिस से बचना, तो वे सच में ही ज़मीन पर लेट जाते थे, छिप जाते थे, जिससे मुहावरा बना कि मतलब किसी को पता ना लगे इसलिए लेट जाना। लाई लो, लो मतलब नीचे लेट जाना, छिप कर रहना, है ना। देख सकते हैं इसको लोग बाग ढूंढ रहे हैं और ये पीछे ढूंढ रहा है, ये भी ढूंढ रहा है, ऊपर से लाइट मारकर भी देखी जा रही है, तो ये लाई लो हो गई, मतलब कि ये नीचे लेट गई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन के ख़त्म होने का सिग्नल मिलना। सीइंग साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर, आशा की किरण होना, ठीक है। सीइंग साइन मतलब कि संकेत मिलना कोई चीज़ की फ्यूचर में चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही है ना। इस मुहावरे की कल्पना रेलवे टनल से ली गई है। जब कोई लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरता है और अंत में एक रोशनी दिखती है तो वह संकेत होता है कि बाहर निकलने का रास्ता पास आ चुका है, क्योंकि अंधेरा रहेगा टनल में और बाहर से रोशनी आती हुई दिखेगी, तो आप समझ जाएंगे कि थोड़ी ही देर में मतलब टनल ख़त्म होने वाली है। यह मुहावरा विशेष रूप से राजनीतिक भाषणों, युद्धकालीन बयान, आर्थिक संकट के समय में नेताओं द्वारा आशा जताने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की आशा की किरण है कोई आपके पास, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। ये भी देख सकते हैं, ये भी पढ़कर आप इसमें इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, मतलब कि बेचैनी या फिर घबराहट की स्थिति में होना। कैसे होना? शुरुआत में अमेरिका के दक्षिण भागों में टीन की चादर जो होती थी, जो छत पर लगाई जाती है, वो आम थी। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। अब कल्पना कीजिए एक बिल्ली है, उसको गर्म टीन की छत पर चलने के लिए मजबूर किया जाए तो वह तुरंत जलन से परेशान होकर फुदकने लगेगी, इधर उधर जाने लगेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इधर उधर भागेगी, टिक कर नहीं बैठ पाएगी। यह स्थिति किसी इंसान की तब होती है जब वह बहुत ही ज़्यादा असहज और घबराया हुआ हो। तो लाइक मतलब जैसे एक कैट किस पर है, हॉट टीन रूफ पर है, ऐसे ही किसी का बेचैन होना, घबराहट की स्थिति में होना। इमेज देख सकते हैं, ये मतलब गर्म है बहुत। तो लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, इसका मीनिंग हो जाएगा ऐसे ये बच्चा असहज की स्थिति में है, बेचैन घबराहट की स्थिति में है। नेक्स्ट इडियम है लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडरस्टॉर्म, रिजेक्टेड हो जाएगा घबराया हुआ। बत्तख को एक ऐसा पक्षी माना जाता है जो पानी में सहज होती है, लेकिन जब वह घायल या मरती हुई हो या फिर मरने वाली हो और ऊपर से आंधी तूफान आ जाए तो उसकी दशा और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। यह मुहावरा इस बेबस स्थिति का प्रतीक बन गया है ना। घबराया हुआ कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब मुसीबत में पड़ चुका है। लाइक ए डाइंग डक, मतलब एक तो मरती हुई डक है, वो मरने वाली है कुछ समय में, और वो पहुंच गई थंडरस्टॉर्म में, तो एक तो मतलब पहले से ही ख़राब हो चुका है उसका सिचुएशन, और मतलब अब वो थंडरस्टॉर्म में है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में है, डिजेक्टेड है, घबराई हुई है। नेक्स्ट इडियम है लाइक ए फिनिक्स, मतलब विद ए न्यू लाइफ, एक नए जीवन के साथ। फिनिक्स जो होता है पौराणिक पक्षी है, मुख्यतः जो मिस्र, ग्रीक और रोमन मिथकों में वर्णित माना जाता है पक्षी हजारों वर्षों तक जीवित रहता है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु का समय आता है तो ये आग में जलकर भस्म हो जाता है और फिर उसी राख से नया फिनिक्स जन्म लेता है। ये पौराणिक मान्यता है। तो लाइक ए फिनिक्स का मतलब हो जाएगा आप फिनिक्स की तरह ही नया जीवन पा रहे हैं, विद ए न्यू लाइफ के साथ अपना जीवन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप फिनिक्स देख सकते हैं, फिनिक्स ये हो गया, ठीक है। ये पौराणिक मान्यता भी आपको दिमाग में रखनी है। तो लाइक ए फिनिक्स का मतलब हो जाएगा विद ए न्यू लाइफ, नए जीवन के साथ। नेक्स्ट इडियम है लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, ऐसे ही अभी जैसे फिनिक्स था ऐसे ही शैग होता है एक, है ना। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक कम्प्लीटली अलोन, इसका मीनिंग हो जाता है, देखते हैं कैसे बना। शैग जो होता है एक समुद्री पक्षी होता है जो अक्सर एक चट्टान, एक रॉक पर अकेला बैठा देखा जाता है, खासकर जब समुद्र में तेज लहरें चल रही हों। यह दृश्य प्रतीक होता है अकेलेपन का, असुरक्षा का। शैग ऑन ए रॉक दरअसल उस अकेले पक्षी की छवि होती है जो खुले समुद्र में चट्टान पर बैठा होता है, लहरें तेज होती हैं, न कहीं छुपने की जगह होती है और न ही कोई उसके साथ होता है। देखो ये है शैग, है ना। और मान लो मतलब यहाँ पर तेज लहरें आ रही हैं समुद्र में, है ना, और ये मतलब सुनसान अपना चुपचाप अकेला बैठा है, तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी तरह से अकेला, कम्प्लीटली अलोन। इसके साथ कोई भी नहीं है, इसका घर नहीं है, छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, मौसम भी ख़राब है। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, जिस तरह से एक रॉक पर शैग बैठा हुआ होता है, शैग पक्षी रहता है रॉक पर, तो ऐसे ही
किसी चीज़ का अकेला होना, है ना, किसी आदमी का अकेला होना, कम्प्लीटली अलोन। नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइक ऑयल एंड वाटर, टू पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, असंगत या मेल न खाने वाला। पढ़कर ही पता लग रहा होगा ऑयल और वाटर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का कोई भी मेल नहीं है। तेल और पानी को मिलाने की कितनी भी कोशिश की जाए वे आपस में घुलते नहीं हैं, क्योंकि दोनों की घनत्व, अणुसंरचना, ध्रुवीयता अलग अलग होती है, दोनों के गुण अलग होते हैं। यही वैज्ञानिक सिद्धांत समय के साथ मानव संबंधों और स्वभाव पर भी मेटाफर के रूप में यूज़ होने लगा। मतलब कि अगर किसी को कहा जाए कि ये तो ऑयल एंड वाटर की तरह हैं, तो मतलब कि दो लोग जो हैं बिल्कुल अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, वे आपस में मेल नहीं खाएंगे। इडियम ईजी है, इमेज देख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। ये बिल्कुल एक जेंटलमैन बढ़िया एकदम, और ये मतलब फैशनेबल जेंजी मतलब लड़की है ये, ठीक है। तो ऑयल एंड वाटर की तरह है ये दोनों, बिल्कुल भी इनकी जो मतलब क्वालिटीज़ है वो मेल बिल्कुल भी नहीं खाएगी। नेक्स्ट इडियम है लाइक पुलिंग टीथ, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन। अब देखो जैसे पुराने समय में यही बताया गया है, यहाँ पर एनेस्थीसिया नहीं होता था, तो पुराने समय में दांत को ऐसे ही खींचकर बाहर निकाला जाता था। बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ दर्दनाक होती थी। दांत निकलवाना बहुत ही दर्दनाक और डरावना अनुभव माना जाता था, विशेषकर उस समय जब एनेस्थीसिया यूज़ नहीं किया जाता था। बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ अप्रिय होती थी, कठिन होती थी, तनावपूर्ण होती थी, है ना। तो धीरे धीरे वाक्यांश रूपक बन गया ऐसे काम के लिए जो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता और उससे करवाना बहुत ही मुश्किल लगता हो, ठीक है। तो बहुत ही कठिन ये एक सिचुएशन हो जाती थी, दांत को बाहर निकलवाना बिना एनेस्थीसिया के। नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल इन अटेंटिव, ध्यान न देना। ब्रिक वॉल यानी कि ईंट की दीवार, जो न तो सुन सकती थी और न ही प्रतिक्रिया दे सकती थी। इस विचार से यह मुहावरा आया। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नज़रअंदाज करता है या बिल्कुल भी समझने या सुनने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसा कहा जाता है मानो आप किसी ब्रिक वॉल से बात कर रहे हैं। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल मतलब कि सामने वाली चीज़ तो मतलब वो निर्जीव है, आप उसको कुछ भी कहो तो वो ना रिएक्शन देगी, ना बोलेगी, ना सुनेगी। तो इन अटेंटिव कोई मतलब आपके सामने है जो कि ब्रिक वॉल की तरह है, तो आप उसको कहेंगे लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल इन अटेंटिव है, ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ये है, ये इसको सुनाया जा रहा है लेकिन ये ब्रिक वॉल की तरह बैठी है ना। ब्रिक वॉल पीछे भी है तो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इन अटेंटिव है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइक टू पीस इन ए पॉड, लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते मतलब क्वालिटीज़ के हों, ठीक है। अब देखो मटर और पॉड, जो उसका खोल होता है ये पॉड होता है, ठीक है, बाहर का। मटर की फली जो होती है उसको पॉड कहते हैं। जब आप मटर की फली खोलते हैं तो उसके अंदर के मटर के जो दाने होते हैं आकार, रंग, बनावट और स्थिति में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मान लो कोई पतली सी मटर है तो उसके अंदर छोटे छोटे ही दाने होंगे, ये मोटी है तो इसमें मोटे मोटे ही आपको दाने मिलेंगे, है ना। इस दृश्य से प्रेरणा लेकर यह मुहावरा बना कि दो इंसान या चीज़ें भी एक जैसी क्वालिटी की हो सकती हैं। लाइक टू पीस इन ए पॉड, ऐसे ही मतलब सिमिलर होंगे दोनों, सेम क्वालिटीज़ के होंगे, सेम उनका अपीयरेंस होगा, मतलब उनका देखने में एक जैसे लगेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा लिली लिवर्ड, मतलब कि नॉट ब्रेव्ड, कायर या डरपोक व्यक्ति। लिली एक सफ़ेद फूल होता है और सफ़ेदी अक्सर कमजोरी और डर का संकेत मानी जाती है। पुराने समय में जो लीवर होता था, जिगर होता था, उसको साहस, करेज और हिम्मत का स्रोत माना जाता था। इस कारण जब लिली लिवर्ड का शाब्दिक अर्थ बन गया सफ़ेद जिगर वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर साहस की कमी हो। देख सकते हैं आप, ये लिली लिवर्ड है, वाइट कलर का है, तो मतलब कि इसका जो लीवर है उसमें लिली है, मतलब कि वाइट, तो इसको मतलब डरपोक की उसमें इसको मतलब माना गया, इसको मतलब कि सफ़ेद जिगर वाला, मतलब कि जिसके भीतर साहस की कमी है, ठीक है। तो लिली लिवर्ड मतलब कि डरपोक व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है हमारा लोयंस माउथ, ए डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति। ये तो सीधा सही आपको पता लग रहा होगा, लोयंस का माउथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक पोजीशन होगी, एक सिचुएशन होगी। यह मुहावरा रोम के जो सिंगों के पिंजरे से प्रेरित है, जहाँ अपराधियों और योद्धाओं को शेरों के सामने डाल दिया जाता था, है ना, जो अपराधी होते थे। इसका अर्थ समय के साथ उन सभी स्थितियों के लिए यूज़ होने लगा जहाँ व्यक्ति जानबूझकर किसी खतरनाक परिस्थिति में एंटर करता है, प्रवेश करता है। तो इडियम इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अब जो लिटिल बाय लिटिल होता है ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे प्रगति करना, इसका मीनिंग हो जाता है। यह मुहावरा इस विचार से आया है जैसे बड़ी चीज़ें भी छोटे छोटे कदमों से पूरी हो जाती है, जैसे हिमालय पर चढ़ना हो, कहीं दूर ऊपर जाना हो, है ना।
यह कहावत पुरानी नैतिक कहानियों और लोक कथाओं में भी मिलती है। जैसे चींटी और पहाड़ की कहानी होती थी। चींटी मतलब धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली वो पहाड़ पर चढ़ जाती है, जहाँ मेहनत और निरंतर प्रयास की बात होती है। तो लिटिल बाय लिटिल एक चींटी अपने से कई गुना वजन लेकर वो आराम से ऊपर धीरे धीरे चढ़ जाती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आकर वो बैठ गई है। तो लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है ना। चींटी कंटेक्स्ट में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कि टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब इतनी मनी है कि आप मतलब अपना गुजर बसर कर रहे हैं। माइजरेबली हो जाएगा कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज़ अर्न, मतलब जो आप थोड़ा बहुत आप अर्न करते हैं वो डेली के डेली कंज्यूम कर देना, जैसे तैसे गुजर बसर करना, एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं क्या इसका कंटेक्स्ट है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो दिहाड़ी मजदूरी या अस्थायी बिना किसी आय पर निर्भर रहते थे। जैसे जैसे हाथ में पैसा आता था वैसे वैसे मुंह में खाना जाता था। मान लो कोई मतलब मजदूरी पर जा रहा है, उसको 400-500 रुपये मिले तो 400-500 रुपये ही उसके पर डे की नीड होती थी। वो घर में जाकर अपना मतलब अपना फैमिली का वो भरण पोषण करता था उन 500 रुपये में से, है ना। मान लो ज़्यादा मिले तो ज़्यादा में तो एक बार को बचाया भी जा सकता है, सेविंग की जा सकती है, लेकिन पैसे ही इतने मिलना आपको कि केवल गुजर बसर हो रही है, घर जाते ही वो सारे उड़ जा रहे हैं। यह मुहावरा मुख्यतः ग्रामीण या निम्न वर्गीय जीवन की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग होता था। तो आप देख सकते हैं मतलब दिहाड़ी मजदूरी अस्थायी जिन जो अपनी आय पर जो कम अस्थायी आय पर कम आय पर निर्भर करते थे, उनके जैसे जैसे हाथ में पैसा आता था वैसे वैसे मुंह में खाना जाता था। जिस दिन नहीं आया उस दिन में भूखे पेट सोते थे। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब कि हाथों में जैसा पैसा आया और एकदम से वो मतलब मुंह में चला गया, ठीक है। तो जैसे तैसे गुजर बसर वो कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है लोडेड वर्ड। अब देखो लोडेड कोई चीज़ भरी हुई है, लोडेड पिज़्ज़ा जैसे आपको पता होगा तो एक्स्ट्रा चीज़ों से भरा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम शब्द बोलते हैं ना, उसमें अगर वे शब्द भी लोडेड हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को कह रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व है ना। वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस देन देयर लिटल मीनिंग, जो उनका शाब्दिक अर्थ है उससे भी कोई चीज़ बड़ी महत्व रख रही है ना। लोडेड वर्ड वे शब्द होते हैं जिसमें गहरे या भावनात्मक अर्थ छिपे होते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों की भावनाओं को प्रभावित करना होता है। आधुनिक समय में यह शब्द खासकर राजनीति, विज्ञापन और मीडिया में प्रसिद्ध होने लगे, ठीक है। राजनीतिक बयानों में लोकप्रिय होने लगे, जहां नेताओं और ब्रांड्स ने जनता को प्रभावित करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे सिपाही कहो तो नॉर्मल सा शब्द होता है, लेकिन वीर सैनिक कहो तो उसमें भावनाएं जुड़ जाती है। लोडेड वर्ड इसको कह सकते हैं वीर सैनिक, क्योंकि उसमें वीर जुड़ गया। तो आप वीर सैनिक सुनते ही सोचेंगे कि इसने कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल काम किया है, इसलिए इसके नाम के आगे वीर लगा है ना। तो लोडेड वर्ड आप लोडेड पिज़्ज़ा से भी रिलेट कर सकते हैं। जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है उसमें मतलब और चीज़ डाल दी जाती है। तो ऐसे ही जो कुछ आपके नॉर्मल शब्द होते हैं वो लोडेड वर्ड हैं अगर, तो उसमें मतलब सिग्निफिकेंस उनका ज़्यादा हो जाएगा, महत्व उनका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा लोव्स एंड फिशेस, मतलब हो जाएगा मेटेरियलिस्ट वेल्थ, भौतिक लाभ। ये जो मुहावरा है ईसाई धर्म ग्रंथ जो बाइबल है उसके नए नियम न्यू टेस्टामेंट में वर्णित एक चमत्कार से लिया गया है, जिसमें द मिरेकल ऑफ द लोव्स एंड फिशेस के नाम से ये चीज़ है। यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ली थी, है ना। किसी मान लो सोच सकते हैं आप किसी से ली थी उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां, उन्हें आशीर्वाद दे दिया था, और इन 5 रोटियां और 2 मछलियों से उन्होंने हज़ारों लोगों को भोजन करा दिया था। मतलब थोड़ी सी चीज़ उन्होंने ली और हज़ारों लोगों को उन्होंने भोजन कराया। ये जो चमत्कार है ईश्वर की कृपा, दया और शक्ति का इसने परिचय दिया। बाद में यह मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो धार्मिक सेवा या किसी उच्च उद्देश्य का दिखावा करके स्वयं के भौतिक लाभ की तलाश में रहते हैं। मानो आप कुछ दान दक्षिणा कर रहे हैं, थोड़ी सी दान दक्षिणा कर रहे हैं और आप भगवान से चाहते हैं कि मुझे तो मतलब करोड़ रुपए मिल जाए। आपने मतलब 5,000 रुपये का दान दक्षिणा करी और आप मतलब प्रार्थना ये कर रहे हैं, भगवान देखो मैंने तो मतलब 50 लोगों को मतलब 5,000 रुपये का मतलब खाना खिला दिया 50 लोगों को, और मतलब भगवान मुझे कृपा करके करोड़ों रुपए दे देना। तो ऐसे ही आप भौतिक लाभ मेटेरियलिस्ट वेल्थ की कामना कर रहे हैं, लोव्स एंड फिशेस। तो वही चीज़ है, वे तो मतलब वे तो उनका तो मतलब भगवान का जो चमत्कार हुआ, ईश्वर की चमत्कार की वजह से उनके साथ ये चीज़ें हुई, क्योंकि वे मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, है ना। वे मतलब भगवान की कैटेगरी के थे। तो
उनके साथ तो ये होना नॉर्मल था, लेकिन ऐसे ही अगर कोई आदमी ये चीज़ सोचने लगे कि मैं तो मतलब थोड़ा सा अमाउंट 5 रोटी या 2 मछलियाँ के जैसा अमाउंट है ना, कि जैसी क्वांटिटी, मतलब थोड़ी सी 2-4 आदमियों को ही खाना खिलाकर मैं ये चाहता हूँ भगवान मुझे मतलब करोड़ों रुपए लाखों रुपए मुझे दे देंगे या बहुत ज़्यादा अमीर बना देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप मेंटलिस्ट वेल्थ भौतिक लाभ की तलाश में हैं। तो लॉव्स एंड फिशेस का मतलब हो जाता है आप थोड़े सा मतलब चीज़ों को स्पेंड करके आप बहुत ही ज़्यादा भौतिक लाभ की तलाश में हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लॉक हॉर्न्स। हॉर्न होता है सींग, तो फाइट विद समवन, लड़ना झगड़ना। दो नर जानवर जिनके सींग होते हैं वे अपने वर्चस्व या इलाके के लिए लड़ते हैं, तो अपने सींग आपस में फंसा लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। वे तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कोई हार न मान ले। इस दृश्य को मानव व्यवहार के लिए प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब कि लॉक हॉर्न मतलब कि लड़ना झगड़ना, ईजी इडियम है। इमेज देख सकते हैं, इन्होंने अपने जो सींग हैं वो फंसा लिए हैं, तो ये फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है लॉक स्टॉक एंड बैरल। इंटरेस्टिंग है। मीनिंग हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब कि कंप्लीट चीज़ें, इंक्लूडिंग ऑल और एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, पूरी तरह से सभी पार्ट्स को इंक्लूड करना। देखो मस्कट बंदूक होती थी, है ना, मस्कट बंदूक देख सकते हैं आप, ये पहले की बंदूक होती थी। इसमें मुख्य 3 ही हिस्से होते थे। लॉक मतलब कि फायरिंग मैकेनिज्म जिससे गोली चलाई जाती थी, ये वाला, है ना। स्टॉक लकड़ी का पिछला हिस्सा जिसे कंधे पर रखा जाता था, ये हो जाएगा मतलब स्टॉक, ठीक है। बैरल लंबी धातु की नली जिससे गोली निकलती है, ये पूरी की पूरी बैरल हो जाती थी, है ना, ये भी देख सकते हैं आप। यानी जब कोई कहता है लॉक स्टॉक एंड बैरल, तो वह उस चीज़ के हर हिस्से को शामिल करके पूरी वस्तु की बात कर रहा है, ठीक है। लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये मस्कट जो गन होती थी उसके सभी पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि हर एक चीज़ को आप मतलब कहना चाह रहे हैं, इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन नाम पर मत जाना, ठीक है। ये लॉक, ये स्टॉक और ये बैरल आगे की, तो बस आपको इतना ही देखना है। यानी कि आप मस्कट बंदूक की सभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप किसी चीज़ों के कंटेक्स्ट में अगर ये चीज़ कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है लॉन्ग इन द टूथ। ये हो जाएगा टू ओल्ड टू डू समथिंग, रेदर ओल्ड, बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ा या पुराना। घोड़े से ये लिया गया है। पुराने समय में घोड़े की उम्र का अनुमान उनके दांतों की लंबाई देखकर लगाया जाता था। जैसे जैसे घोड़ा बूढ़ा होता जाता है उसके दांत लंबे और घिसे हुए दिखने लगते हैं। जब कोई घोड़ा लॉन्ग इन द टूथ हो जाता है तो लोग समझते हैं कि वह बूढ़ा हो गया है। धीरे धीरे मुहावरा मानव व्यवहार और वस्तु के लिए रूपांतरित हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, जो ये टूथ है ना, घोड़े की सेंस में देखे जाते हैं। घोड़े के जब दांत बड़े हो जाते हैं इसका मतलब वो बूढ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब लॉन्ग इन द टूथ मतलब कि आप बूढ़े हो रहे हैं, बहुत ही बूढ़ा या फिर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पुराना हो जाना। नेक्स्ट इडियम है लुक आफ्टर। इजी इडियम है तो टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर मतलब किसी के पीछे, किसी के बाद में किसी चीज़ की देखभाल करना। इडियम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है लुक बिफोर यू लीप। ये भी मैं तो इजी कहूँगा। लीप मतलब छलांग होता है, लुक बिफोर मतलब पहले देखना, छलांग लगाने से पहले देखना। थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, सोच समझ कर कदम उठाना। कूदने से पहले देख लो, यानी कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच विचार कर लेना समझदारी होती है। तो इडियम इजी है, एक बार पढ़कर ही आप देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, मतलब कूदना चाह रहा है, या आप मान सकते हैं ये मतलब वो होता है ना बंजी जंपिंग, वो करना चाह रहा है। अच्छा, मैं ये मानता हूँ बंजी जंपिंग अगर आप कर रहे हैं तो नीचे पानी तो हो कम से कम, ठीक है। अगर आप कुछ भी वर्स्ट सिनेरियो होता है तो कम से कम पानी में जाकर गिरें। अगर कुछ मतलब वहाँ हार्ड सरफेस होती है, जैसे मैं देखता हूँ ना काफ़ी सारी वीडियो वायरल होती है, तो मतलब नीचे हार्ड सरफेस रहती है, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पानी हो तो एक बार को कोई इमरजेंसी में जाकर कोई मतलब आसानी से उसको बचा सकता है अगर कोई पानी में गिरता है तो, ठीक है। तो वही चीज़ है लुक बिफोर यू लीप, मतलब कूदने से पहले देख लो कि एक बार चीज़ें ठीक भी हैं नहीं। तो इसी तरह से किसी काम को आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसको करने से पहले एक बार मोटा मोटा उसको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है लुक डाउन अपॉन, मतलब कि रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, टू कंसीडर समवन इन्फीरियर, तुच्छ समझना, किसी को निम्न नीचा समझना, है ना। जैसे ये इसको नीचा समझ रही है, तुच्छ समझ रही है। देखते हैं लिटरल रूप से इसका जो मतलब है शारीरिक हाव भाव से उत्पन्न हुआ है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे देखता है लुक डाउन अपॉन, तो उसके मन में सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की भावना होती है। इसी से रूपक बना कि अगर कोई किसी पर लुक डाउन अपॉन करता है तो वह उसे निचले दर्जे या कम समझ रहा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, वैसे फ्रेजल वर्ब है लेकिन फिर भी आप इस कंटेक्स्ट से इसको याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक इनटू, मतलब टू इन्वेस्टिगेट। ये भी वैसे मैं इजी कहूँगा, काफ़ी इजी है, काफ़ी बार आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखते हैं। किसी चीज़ के अंदर देखना, लुक इनटू, किसी चीज़ के अंदर देखना, टू लुक इनसाइड समथिंग। लेकिन समय के साथ यह मेटाफोरिकल अर्थ में इस्तेमाल होने लगा। अब इसका मतलब होता है किसी समस्या, शिकायत या स्थिति को जांचना, विचार करना, उसमें मतलब गहन अध्ययन करना उसका, है ना, टू इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट इडियम है लुकआउट, बी केयरफुल, सावधान रहना। इसका ब्रिटिश नेवी से इसका जो ओरिजिन है वो होता है, सैन्य संदर्भों में हुआ था। यह वाक्य मूल रूप से चौकी पर तैनात संतरी, जो गार्ड होते हैं उनको संतरी कहते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता था, जब जिसका काम होता था दूर तक देखना, खतरे की चेतावनी देना। धीरे धीरे यह शब्द सेना जहाज़ों से निकलकर आम भाषा में भी आ गया। देख सकते हैं आप, जैसे ये मतलब किसी जहाज़ पर है और ये गार्ड है और घंटी ले रखी है, तो गार्ड है, मतलब ये लुकआउट, लुकआउट जैसे यहाँ लिखा है बी केयरफुल, ये मतलब देख रहा है कि सामने कौन आ रहा है, कहीं मतलब समुद्री लुटेरे तो नहीं है, तो ये मतलब दूरबीन से देखता है, गार्ड है, इसका काम यही होता है चेतावनी देना। लुकआउट ये कह देता है, लुकआउट मतलब कि चेतावनी देना, मतलब सावधान कर रहा है ये सबको, है ना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं लुक शार्प, मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना। ये भी ब्रिटिश नेवी से निकला है, जहाँ कमांडिंग ऑफिसर अपने सैनिकों को तेज़ी से आदेश मानने के लिए कहते थे। लुक शार्प मतलब कि जल्दी करो, जल्दी तेज़ी से करो, ध्यान से करो। बाद में मुहावरा ब्रिटिश और अमेरिकी आम बोलचाल में भी प्रचलित होने लगा। देख सकते हैं लुक शार्प, ये अपना इन सभी का कमांडिंग ऑफिसर है। ये जैसे हमला हो रहा है कुछ, तो ये लुक शार्प कह रहा है, मतलब वहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन, ठीक है। तो ये दोनों इमेज से आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। लुकआउट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और मतलब लुक शार्प आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। दोनों फ्रेजल वर्ब है। अगेन कहता हूँ दिक्कत हो सकती है तो इसको मतलब फ्रेजल वर्ब में ही टैकल करेंगे, बाकी अभी के लिए इमेज से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम अगेन फ्रेजल वर्ब लुक टू, मतलब रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर होना या देखना। बाइबलीय भाषा में पाया जाता है, जैसे कि लुक टू द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, भगवान की ओर देखो, उनसे सहायता और मार्गदर्शन लो, उनकी स्ट्रेंथ को देखो, ठीक है। यह वाक्यांश पहले शाब्दिक रूप से उपयोग होता था, जैसे किसी दिशा में देखने के लिए यूज़ होता था कि लुक टू, उधर देखो। लेकिन समय के हिसाब से ये चेंज होता गया, यानी अब इसका मतलब हो गया किसी का सहारा लेना, निगरानी करना या फिर संभालना, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब है लुक टू, जैसे ये देख रहा है, मतलब कि लुक टू द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ। बाइबल में भी ये है, मतलब कि भगवान पर आप निर्भर हैं या उनसे सहायता, दर्शन मांग रहे हैं, मार्गदर्शन मांग रहे हैं, तो उनकी ओर आप देख रहे हैं, लुक टू, है ना, रिलाई ऑन है उन पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स, मतलब कि एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नया अवसर तलाशना। प्राचीन काल में जहाँ भी मवेशी को चराने ले जाया जाता था, लोग उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाते थे जहाँ घास ताज़ी, हरी और पोषक हो, यानी कि ग्रीनर पास्चर, है ना। जब पहले का मैदान सूखा उपजाऊ न रह जाए तो बेहतर चारा ढूंढने के लिए उन्हें नए हरे भरे घास के मैदानों की ओर लेकर जाया जाता था, मतलब कि नए अवसर तलाशे जाते थे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर गाय हैं, यहाँ पर चारा बिल्कुल सूख चुका है, कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना, खाने के लिए, तो ये सभी मतलब ग्रीन घास की तरफ, है ना, वहाँ पर ये देख रहे हैं, ग्रीन पास्चर की तरफ ये देख रहे हैं, मतलब कि नए अवसर ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हो जाता है एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, खुशी के साथ अपेक्षा करना। यह वाक्यांश सिर्फ भौगोलिक दिशा में आगे देखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे ये भविष्य की ओर देखना, मतलब किसी चीज़ की आशा करना, उसका इंतजार करना की सेंस में भी यूज़ होने लगा, है ना। एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, खुशी के साथ अपेक्षा करना। तो देख सकते हैं आप, ये भी फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब है इसमें। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है, डोरी, है ना, जो पर्स में डोरी होती है। टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, पैसे ज़्यादा देना। मिडेवल इंग्लैंड से इसका ओरिजिन आता है, जब पर्स या थैली में पैसे रखे जाते थे और उसे डोरी से बांधा जाता था। अगर कोई पर्स की डोरी कसकर बांध लेता था तो वह संकेत होता था कि वह पैसे नहीं खर्च करना चाहता है, लेकिन जब वह पर्स स्ट्रिंग को ढीला कर देता था तो इसका मतलब होता था कि वह खर्च के लिए तैयार है ना। वो देखो, जैसे ये पर्स है, अब इसमें मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई पर्स है यहाँ पर, अब इसमें मतलब डोरी बांध ली बीच में से, इसको कसकर बांध दिया बिल्कुल, है ना। तो मतलब आपने अपने पैसों को, अपने रुपयों को बिल्कुल कसकर बांध लिया है, आप उसको देना नहीं चाह रहे हैं। अब मान लो दो जने आप खड़े हैं, है ना, आपने कोई चीज़ खाई, है ना, और वहाँ पर पैसे देना चाह रहे हैं, तो आपका जो पर्स है, आप अपनी धीरे धीरे अपनी स्ट्रिंग को, मान लो जैसे एक नॉर्मल जेस्चर के रूप में आप
आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रिंग्स को धीरे धीरे ढीला कर देंगे। जैसे हम और आप भी मान लो खड़े होते हैं कभी और आपको पैसे कहीं पे करने हैं, अपने जो फ्रेंड है उसको नहीं देने हैं या आपको उसे नहीं दिलवाने देना है, तो आप देना चाहते हैं, आप धीरे धीरे अपना पर्स खोलेंगे, उसकी स्ट्रिंग जो है वो लूज़ करेंगे, यानी कि आप अपना पर्स उससे जल्दी खोलकर अपना पेमेंट करेंगे। तो उस तरह से भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने पर्स की स्ट्रिंग को लूज़ कर रहे हैं, पैसे का अमाउंट देने के लिए, खर्च करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, ज़्यादा पैसे देना खर्च करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा लूज़ बाय ए नेक, लूज़ बाय स्मॉल मार्जिन, थोड़े से अंतर से ही हारना। इडियम पढ़कर भी पता लग रहा है कि आप हार चुके हैं, लेकिन एक नेक के अंतर से आ रहे हैं। हॉर्स रेसिंग से आया है। घुड़दौड़ में जब दो घोड़े लगभग एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं तो विजेता और हारने वाले के बीच अंतर कभी कभी सिर्फ नेक, घोड़े की गर्दन की लंबाई जितना होता है। किसी भी कड़े मुकाबले में मामूली से अंतर से हार जाना, वन बाय ए नेक भी कह सकते हैं, मतलब कि मामूली अंतर से जीत जाना, और लॉस बाय ए नेक भी कह सकते हैं, मामूली अंतर से हार जाना। नेक्स्ट इडियम है लूज काउंट। पढ़कर ही पता लग रहा है आप कोई गिनती कर रहे थे, आप वो भूल चुके हैं। फॉरगेट द एक्यूरेट टोटल, गिनती भूल जाना या इतनी बार कुछ हुआ कि अब याद नहीं रहा कि कितनी बार हुआ। ठीक है, तो इडियम इजी है, देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इडियम है लूज फेस। बिकम एम्ब्रास्ड, बिकम लेस रेस्पेक्टेड बाय अदर, इज्जत खो देना, शर्मिंदा होना, पानी पानी होना। चाइनीज़ इडियम है ये एक तरह से देखा जाए तो। पूर्वी एशिया विशेषकर चीन से अंग्रेजी में आया है। चीनी भाषा में एक पुराना मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है चेहरा खो देना। लूज फेस, अपना जो फेस है, अपनी जो फेस को यहाँ पर एक अपना रेपुटेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, और वही आपने लूज़ कर दिया है, यानी आपने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को खो दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका फेस भी थोड़ा अजीब हो गया है, तो मतलब इसने लूज़ फेस कर दिया है, सभी इसको मतलब देख रहे हैं, शर्मिंदगी के रूप में इसको सभी देख रहे हैं, इसने अपनी इज्जत खो दी है, पानी पानी ये हो रही है ना, या हो रहा है, जो भी है। तो लूज़ फेस मतलब आपका जो फेस था, आपकी ख्याति थी, आपकी रेपुटेशन थी, वो आपने खो दी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लूज वंस हेड। टू लूज सेल्फ कंट्रोल, पैनिक, आपा खो देना, गुस्सा होना। अब देखो जो वो हेड है वही चीज़ जो पहले आई थी, मतलब यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है वैसे तो हो जाता है सिर का कट जाना, लेकिन नहीं, हेड यहाँ पर हो जाता है अपना मानसिक संतुलन या फिर शांति खो देना। हेड जो है यहाँ पर किसी का जो सोचने समझने की कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी, उसके सेंस में आता है, मानसिक संतुलन की सेंस में आता है, और वही चीज़ आपने खो दी, तो इसका मतलब अपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, शांति खो दी है। जैसे किसी खतरनाक या तनावपूर्ण स्थिति में कोई इंसान गलत फैसला कर दे तो उसे कहते हैं उसने अपना सिर खो दिया है, उसने अपना आपा खो दिया है ना, कैपेसिटी, वो सोच समझ नहीं पा रहा है। लॉस्ट हिज हेड इन द हीट ऑफ बैटल, मतलब कि इसने अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी खो दी है, इसने अपना लूज़ कर दिया है हेड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हैं आप, कोई भी अच्छा आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, सजेशन दे सकते हैं। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए इडियम के साथ। बाय बाय।